फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 ऑफ क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में यानी कि मॉड्यूल 3 में हमने नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में यानी कि मॉड्यूल 4 में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, यानी हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। तो आज हम जानेंगे डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स के बारे में और जानेंगे कि भाई कौन कौन सी पार्टी सिस्टम्स होती हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी में हर एक इंसान के पास फ्रीडम होती है और इसी वजह से कोई भी ग्रुप यानी कि एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। फ्रेंड्स, इंडिया की अगर बात करें तो 750 पार्टी से ज़्यादा, जी हाँ 750 पार्टी से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है, हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिया में पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करती है। सो फ्रेंड्स, 750 से ज़्यादा पार्टीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और क्योंकि डेमोक्रेसी है, सब फ्री हैं पार्टी फॉर्म करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो 750 से भी ज़्यादा पार्टीज़ हैं, ये सारी पार्टीज़ सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती इलेक्शंस के लिए। इनमें से कुछ ही पार्टीज़ इफ़ेक्टिवली रेस में होती हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, क्योंकि पार्टी तो देखिए कोई भी बना सकता है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी सीरियसनेस तो इफ़ेक्टिवली जो है वो कुछ ही पार्टीज़ रेस में होती हैं कि भाई इलेक्शन ये पार्टीज़ में से कोई जीत सकता है। और ये सब आपने भी टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ ही सिलेक्टेड पार्टीज़ के नाम आप रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं। सो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई सब फ्री होते हैं, पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सारी पार्टी सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती इलेक्शंस के लिए। इनमें से कुछ ही पार्टीज इफेक्टिवली रेस में होती हैं जो कि इलेक्शंस लड़ सकती हैं और गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कि कितनी मेजर पार्टीज या इफेक्टिव पार्टीज सही रहेंगी डेमोक्रेसी के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी अलाउड होती है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। क्या कहते हैं? वन पार्टी सिस्टम। और इसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अलाउड होती है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, और इसको हम वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। So we can say that in a single party system or one party system, only one party is allowed to control and run the government. क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे जो कंट्रीज ये सिस्टम फॉलो करती हैं? चलो, लेट मी हेल्प यू। एक तो हो गया चाइना और दूसरा वियतनाम। तो फ्रेंड्स, जैसे चाइना में आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी था कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही अलाउड है रूल करने के लिए। तो अगर कोई आपसे एग्जाम्पल्स पूछता है कि भाई वन पार्टी सिस्टम फॉलो कौन करता है, तो आप इजीली बता देना कि भाई चाइना और वियतनाम है वो कंट्रीज जो ये सिंगल पार्टी सिस्टम फॉलो करती हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि कुछ डीमेरिट्स की बात करें, तो फ्रेंड्स ये सिस्टम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को रिजेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट 2 पार्टीज मिनिमम तो ज़रूरी हैं इलेक्शन में compete करने के लिए। ये तो आपको पता ही है। क्यों ज़रूरी है? ताकि भाई पॉलिटिकल कंपटीशन हो, मतलब एक कंपीटिंग पार्टीज़ के पास फेयर चांस हो पावर में आने का, जीतने का।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस भी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम फॉलो होता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्योंकि देखिए सिटीजन्स के पास, वोटर्स के पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि भाई एक ही पार्टी रूल करेगी तो चॉइस कहाँ से होगी। तो डेमोक्रेसी में तो चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता है कि वोटर्स के पास चॉइस होना प्लस इलेक्शन में दो पार्टी से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम जहाँ भी है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाई जा सकती। तो वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा। तो वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां एक कंट्री में सिर्फ एक पार्टी अलाउड होती है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को रिजेक्ट करता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट 2 कंपीटिंग पार्टीज इलेक्शन में होना ज़रूरी है। साथ ही जिस कंट्री में ये सिस्टम फॉलो होता है, हम कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटर्स के पास ऑप्शन होता है वोट करने के लिए। बट फ्रेंड्स इस सिस्टम में चॉइसेस ही नहीं है लोगों के पास, वोटर्स के पास टू चूज फ्रॉम। सो लेट अस क्विकली रिवाइज द सिंगल पार्टी सिस्टम once again. So, in some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party systems or single-party systems. We cannot consider this system as a good option because this is not a democratic option, as this system does not permit free competition for power. फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, यानी बाय पार्टी सिस्टम। तो हमने अभी तक सिंगल पार्टी सिस्टम पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे 2 पार्टी सिस्टम और आगे हम पढ़ेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। तो शुरू करते हैं 2 पार्टी सिस्टम से कि भाई 2 पार्टी, जिसको हम बाय पार्टी भी कह रहे हैं, 2 पार्टी सिस्टम और बाय पार्टी सिस्टम क्या है। फ्रेंड्स इस सिस्टम में 2 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्ट ले सकती हैं, यानी कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज अगर इलेक्शन में पार्ट ले रही हैं किसी कंट्री में, तो उसी सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम कह रहे हैं। यानी कि 2 में से एक पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है, गवर्नमेंट चला सकती है। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं मुझे जो ये 2 पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये वो कंट्री है जो ये बाय पार्टी सिस्टम फॉलो करती है। फ्रेंड्स यूके भी एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा जो बाय पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है। तो यूएसए और यूके इसके 2 मेन एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स इस सिस्टम में देश में देखिए पार्टीज तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, बट रियलिटी में इफेक्टिवली ओनली 2 मेन पार्टीज आर देयर जो इलेक्शन में लड़ती हैं और इन्हीं पार्टी में से कोई इलेक्शन में जीत जाती है। सो 2 पार्टी सिस्टम क्या है? 2 पार्टी सिस्टम, जिसको हम बाय पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां एक कंट्री में 2 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में, चुनाव में पार्ट ले सकती हैं और दोनों में से एक गवर्नमेंट फॉर्म और रन कर सकती है। फ्रेंड्स इस सिस्टम में कई और पार्टीज भी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ 2 मेन पार्टीज ही इफेक्टिवली उनको सीरियस चांस मिलता है इलेक्शंस लड़ने का और गवर्नमेंट फॉर्म करने का। सो फ्रेंड्स लेट अस रिवाइज 2 पार्टी सिस्टम once again. So in some countries only 2 main parties have serious chances of winning and forming government, and this is what we are calling as 2 party system or bi party system. Friends, several other parties may exist, but power usually changes between 2 main parties. तो फ्रेंड्स ये था 2 पार्टी सिस्टम। अब पढ़ते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में।
तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? फ्रेंड्स, इस सिस्टम में एक कंट्री में बहुत सारी पार्टीज होती हैं और इन पार्टीज में से कोई भी जीत भी सकता है। और इस सिस्टम का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी है और वो अब मैं नहीं बताऊंगी, वो अब आप ही बताओगे। बोलो कौन सा एग्जाम्पल आप दोगे? एक हिंट देती हूँ भाई, अपनी खुद की कंट्री है। जी हाँ, इंडिया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है और इस सिस्टम में फ्रेंड्स 2-4 पार्टीज एक साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट भी बना लेती हैं। कौन सी गवर्नमेंट बना लेती हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनती तो क्या करते हैं कि कुछ पार्टीज मिलके, 2-4 पार्टीज मिलके गैदर होती हैं, दे जॉइन हैंड्स और एक अलायंस बना लेती हैं, एकजुट हो जाती हैं फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर। तो इसके लिए कोलिशन गवर्नमेंट वो लोग बना लेते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम में एक कंट्री में बहुत सारी पार्टीज होती हैं और इन पार्टीज में से कोई भी जीत सकता है और गवर्नमेंट भी बना सकता है। और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? इंडिया, क्योंकि भारत में, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम ही फॉलो होता है। क्योंकि आपने बहुत सारी पार्टीज का नाम भी सुना होगा, जैसे कांग्रेस, बीजेपी एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, अगर मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो इसमें वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और इससे सोसाइटी के हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा कंट्री होता है, आपको पता है, जैसे इंडिया की अगर बात करें, इतनी बड़ी कंट्री है तो हर सेक्शन की नीड अलग है। जो सोसाइटी में इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी नीड, सबके डिमांड्स, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी है। तो इतनी सारी अगर पार्टीज़ होंगी तो जाहिर सी बात है सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मल्टी पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें अगर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पावर आ गई तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जैसे हमने आपको बताया। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर 2-4 पार्टीज़ मिलके या 2-3 पार्टीज़ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, अलायंस फॉर्म करती हैं, तो कई बार क्या होता है कि सबके व्यूज़, सबके जो थॉट प्रोसेस है वो मैच नहीं करता, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस हो जाते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती हैं और ये पार्टीज इलेक्शंस में पार्ट लेती हैं और कोई भी जीत भी सकता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो वोटर्स के पास बहुत चॉइसेस होती हैं टू चूज फ्रॉम और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इस सिस्टम में कई पार्टीज मिलके एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है, यानी अलायंस। फ्रेंड्स, इसे फ्रंट भी कहते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि अलायंस या फ्रंट। तो इससे कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टी पार्टी सिस्टम? लेट अस रिवाइज वंस अगेन। If several parties compete for power, we call it a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. The multi-party system gives choices to people and also allows political representation of different sections of the society. This system often leads to political instability. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एक सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा सिस्टम बेटर है?
तो फ्रेंड्स ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। हर कंट्री की सोसाइटी, सोशल रीजनल डिवीज़न, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इलेक्शन सिस्टम सब कुछ डिफरेंट होता है। हर चीज़ में डिफरेंस होता है, लोगों में, सोसाइटी में, रिलीजन्स में, रीजन्स में, एरिया में। तो इन डिफरेंसेस के ऊपर ही निर्भर करता है कि एक कंट्री कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही है। फ्रेंड्स ये सब कुछ मतलब जो भी पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग, कोई भी कंट्री, ये सब जल्दी चेंज करने वाली चीज़ें नहीं है। मतलब एक दिन सोचा कि चलो भाई बाय पार्टी सिस्टम फॉलो कर लेते हैं, तो रातों रात कोई बाय पार्टी सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता। ये मतलब लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, वैसी चीज़ें हैं। ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। एक कंट्री का पार्टी सिस्टम जो डेवलप होता है वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व किया है, क्योंकि सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई तरह के लोग हैं, कई तरह के अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो उस तरह से डिवाइड करा हुआ है इंडिया के पार्टी सिस्टम को भी। इसीलिए हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं। और साथ ही इंडिया बहुत बड़ी कंट्री भी है, सो 2-3 पार्टी तो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स वी कैन से, ये तो इंडिया की बात हुई, बट ओवरऑल वी कैन से दैट नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। यानी कि कोई भी एक सिस्टम हर कंट्री में लागू हो जाए ये भी बिल्कुल नहीं कह सकते, या फिर सब लोग एक ही सिस्टम फॉलो करने लगे, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। सो ये था फ्रेंड्स हमारा 4th मॉड्यूल, और हमने अब समझ लिया है कि भाई कितने टाइप के हमारे पार्टीज़ होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया आज सिंगल पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। और हमने ये भी जाना कि भाई कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं है सभी कंट्रीज़ के लिए, सब अलग अलग अपने हिसाब से सिस्टम को चुनते हैं, फॉलो करते हैं।